हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, असम एवं मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा भारत के दो राज्य असम एवं मिजोरम से लगती है। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में बंगाल की सीमा है। त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में सीमा असम एवं मिजोरम से लगती है। असम राज्य की सीमा जो है सेवन सिस्टर्स स्टेट के अन्य 6 राज्यों एवं पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश एवं भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो देखिए 32 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी केवल 3, यानी उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो है इस प्रकार है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। 33 का होगा सी, गुजरात। तो देखिए भारत के राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। गुजरात के तट रेखा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत का तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। और विश्व का सबसे लंबी समुद्री तटरेखा कनाडा देश का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन है। तो 34 का राइट आंसर होगा सी, यानी लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह के मुख्य 4 भाग हो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान में सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है। 35 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना से संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना से संबंधित राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। 36 का राइट आंसर होगा बी, एएस। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एस प्रकार की जलवायु से तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु से हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। 37 का होगा बी, दार्जिलिंग। भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग के जो है सिंद्रापोंग में 1897 ईस्वी में की गई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। भारत का द्वितीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 ईस्वी में शिव समुद्र में की गई है और लोकटक जल विद्युत केंद्र मणिपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयोग से हुई थी। तो 38 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए क्या होगा ई ऑप्शन। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयोग से वर्ष 1959 ईस्वी में ओडिशा के शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में ब्रिटेन के संयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, की गई थी। अब चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के संयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 39 है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है। 39 का होगा बी ऑप्शन, उड़ीसा। पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य के तट पर अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर गहरा एवं लेगून जो है सदृश बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिला में पड़ता है। यह बंदरगाह महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया था। 40 का होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, कौमी आवाज़ एक उर्दू पत्र था जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू कराया गया था। कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 ईस्वी में किया गया था। 41 है कि जनगण मन पहली बार जो है निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 के अवसर पर गाया गया था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। जनगण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर रचित है। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर की गीत भारत भाग्य विधाता से ली गई है। जनगण मन पहली बार 1905 में तत्वोधीन पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित किया गया था। जनगण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे भारत को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अधिकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। 42 का होगा बी, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम इंडियन सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड अधिकारी थे। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, 1893 का लाहौर एवं 1906 का कलकत्ता में हुआ था। 1890 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 43 का होगा ए ऑप्शन, M.N. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय थे। M.N. रॉय का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। M.N. रॉय अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, अमेरिका में M.N. रॉय मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े थे। M.N. रॉय पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। जावा सुमात्रा से अमेरिका चले गए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है
144 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्नांकित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो 44 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी सर शंकर नायर। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इस कांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, और देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। ठीक है, और देखिए सरजी शंकर अय्यर एक प्रसिद्ध एडवोकेट एवं कांग्रेस के जाने माने नेता थे। सरजी शंकर नायर कांग्रेस के 1897 अमरावती अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर नायर की मृत्यु 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 45 का ए सचिंद्र नाथ सान्याल। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना रविंद्रनाथ सान्याल द्वारा सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा जो है की गई थी। बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी नामक एक संगठन शुरू किया। ठीक है, उसके बाद देखिए दी मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक द्वारा 1921 में निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली से शहीद हो गए थे? 46 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोली से शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस आंदोलन के दौरान सारण में जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जो है गया है? तो 47 का होगा बी ऑप्शन, यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति नाम से जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? 48 का होगा ई ऑप्शन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित अनुसूची है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भर्ती का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 8 जो है अनुसूचियां हैं थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची 1985 में, 11वीं अनुसूची 1992 में जो है तथा 12वीं अनुसूची 1992 में संविधान में जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 49 का सी भाग 17। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। भाग 17 का विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है और 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को राज्यसभा स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से, ठीक है, बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक
समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर कौन जिला है? 50 का होगा ए बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 51 की यदि बात करें तो 51 यहाँ जो है मैथ है तो छोड़ेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 59। ठीक है, 59 कहता निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? तो देखिए 59 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि से और जल के तापमान में वृद्धि से जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। ठीक है, जल में साधारण नमक मिलाने से जल का गलनांक घट जाता है और क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह AI के समान आवर्त से संबंधित हैं? तो 60 का राइट आंसर होगा सी, यानी क्या होगा? तो सी ऑप्शन। तो देखिए ये जो है Li सोडियम पोटेशियम तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित है। समूह 1A के तत्व हैं जो है ये है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCsFr। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि भोजन में खाली स्थान की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। 61 का होगा ए ऑप्शन स्टार्च। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन पानी में घुलनशील है। ठीक है, आयोडीन परीक्षण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण किया जाता है। 62 है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती हैं और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है? 62 का बी, यानी वस्तु कभी नहीं रुक सकती। ठीक है, ये वो यदि किसी वस्तु की गति करना शुरू करती हैं और बिल्कुल भी घर्षण न हो तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती। घर्षण बल आरोपित बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, और घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। 63 का बी स्वेज नहर। एशिया और अफ्रीका को पृथक करने वाला नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने 1956 ईस्वी में जो है किया था। और देखिए स्वेज नहर का निर्माण जो है 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेसेप्स को सौंपा गया था। स्वेज नहर का 1869 ईस्वी में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, अब चलिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर की अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम 60 मीटर है। 64 है खाली स्थान एक बहुकोशिकीय जीव है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ठीक है, अब देखिए साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और जो है चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? 65 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए इस पिंड का ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन खाली स्थान से संबंधित है। तो 66 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा 66 का? तो ए ऑप्शन। 66 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत। ठीक है, 66 के ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67
किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 67 का होगा सी ऑप्शन, आर दिनेश। आर दिनेश को वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आदित्य मित्तल आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी के सीईओ और चेयरमैन है। 68 क्वेश्चन नंबर जो है 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 68 का होगा बी ऑप्शन, अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ठीक है, अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 69, 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ जो है वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर मिला है? तो 69 का होगा सी ऑप्शन, यानी दी एलिफेंट व्हिस्परर्स। ठीक है, तो 69 का सी। उसके बाद देखिए 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं? तो 70 का यदि देखें तो 70 का होगा सी 7। तो मध्य प्रदेश में कुल 7 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। ठीक है, कितना हो गया? तो 7। वर्तमान में नवंबर 2023 में भारत में कुल जो है यानी कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।